हेलो, आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लासेस में फ्रेंड्स हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने की कोशिश की। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेज का इंट्रोडक्शन लिया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा, पोटेंशियल के बारे में पढ़ा और उन चीज़ों को मिला जुला करके डाइपोल्स के बारे में पढ़ा। और एक समय ऐसा भी आया कि जब हम लोगों ने कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया। ये सारी चीज़ें अगर हम देख लें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, जब चार्जेज इन रेस्ट की जो स्टडी है उसमें करीब करीब 10% ऑफ द टोटल सिलेबस कंप्लीट होता है। तो अब चार्जेज इन रेस्ट कर चुके हैं, अब हम चार्जेज इन मोशन के बारे में बात करना शुरू करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि चार्जेज इन मोशन जो टॉपिक है, जब चार्ज चलता है तो हम उसको करंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, चलता है या बदलता है। इनफैक्ट करंट का मतलब क्या है? करंट का मतलब है कि द मूवमेंट ऑफ चार्ज, द चेंज इन द चार्ज is called current. The motion of charge may be known as current. तो ध्यान दीजिए कि अगर किसी जगह पर चार्ज चल रहा है, सवाल है कि चार्ज क्यों चल रहा है। अगर ये चार्ज है Q तो यहाँ पे रुका हुआ है। चार्ज क्यों चलेगा? चार्ज इसलिए चलेगा। सबसे पहले यही सवाल हम लोग ले लेते हैं कि चार्ज क्यों चलता है। Why the charge flows? Why the current flows? करंट चलती क्यों है? तो इसको ध्यान देंगे कि चार्ज को चलाने के लिए, उसको मूव कराने के लिए किसी प्रकार का फील्ड जरूरी है। यानी अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इस चार्ज को वो एक्सेलरेट करके चला सकता है। और अगर चार्ज चल रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड उसके डायरेक्शन को बदलने में सक्षम है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक बड़ा कारण है। दूसरी चीज है कि हम लोग किसी अन्य तरीके से, जैसे केमिकल रिएक्शंस के थ्रू भी चार्जेज को चला सकते हैं। जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो आप देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम से निकल के दूसरे एटम में चले जाते हैं। और अगर यही जो रिएक्शन है, यही जो प्रोसेस है बार बार की जाए तो हम पाते हैं कि इस जगह से इलेक्ट्रॉन निकल के इस जगह चले जाते हैं। तो उसमें भी हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का करंट फ्लो होता है। तो करंट का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ द चार्ज। कारण जो भी हो, मेनली चार्जेज को चलाने वाले फील्ड ही होते हैं। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे किसी और नेचर का फील्ड हो, किसी भी कारण से चार्ज चलेगा तो हम उस प्रोसेस को करंट बोलेंगे। अब आगे आते हैं। करंट तो पता चल गया कि करंट क्या है, मूवमेंट ऑफ द चार्ज है। तो ध्यान देंगे कि करंट क्या है। ध्यान दीजिए, करंट में मैग्नीट्यूड होता है, मतलब करंट कितनी स्ट्रांग है, और मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन भी होता है। गौर कीजिएगा, यहाँ पे करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड कितना होता है, डायरेक्शन कितना होता है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। परंतु ये बात जान लीजिए, इन दोनों के होने के बावजूद करंट एक स्केलर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी करंट वेक्टर एडिशन के रूल्स को, वेक्टर सब्ट्रैक्शन के रूल्स को, वेक्टर प्रोडक्ट के रूल्स को फॉलो नहीं करती है। इसलिए करंट एक स्केलर। तो आइए हम लोग जरा डिस्कस करें कि मैग्नीट्यूड करंट का कितना होता है। ध्यान दीजिएगा, करंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज को हम लोग करंट का मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। यानी करंट अगर चाहिए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज बता दीजिए, आपको करंट मिल जाएगा। यानी चार्ज को डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, आपको करंट मिल जाएगा। ये कौन सी करंट बनेगी? ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। क्यों? dt बहुत छोटा होता है। dt का वैल्यू इतना छोटा है कि dt को आप एक मोमेंट मान सकते हैं। इसलिए करंट एट अ मोमेंट dq/dt होगी। इस बात पे आप गौर कीजिएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द चार्ज को हम लोग कहते हैं करंट। I = dq/dt हो सकता है, या फिर अगर ये जो रेंज dt है, अगर ये थोड़ा ज्यादा हो, मतलब dt लंबा इंटरवल हो और उसमें आप दो टाइम निकाल सकें, मसलन t2 t1 निकाल सकें, तो ऐसे में I का फॉर्मूला बनेगा q2 - q1/t2 - t1। क्योंकि जब dt को फैलाइएगा तो उसमें दो मोमेंट निकलेंगे, t2 t1। इस प्रकार के फॉर्मूले को हम कहेंगे एवरेज करंट। तो अब ध्यान दीजिएगा, एवरेज करंट का फॉर्मूला है चार्ज फ्लोन बाय टाइम टेकन, बट इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला है I = dq/dt। तो यहां पर हम लोग एक सवाल लेने की स्थिति में हैं। क्वेश्चन होगा, यहां पर एक जस्ट देख लें आप,
ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कई लोग हों जो पहली बार ये चैप्टर देख रहे हो, तो मैं नहीं चाहता कि जो है कोई कहे कि भाई ये तो इतना ऊंचा चला गया लेवल कि हम नहीं पकड़ पाए। नहीं, हम लोग काफी जीरो से चीजों को चालू करेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग करंट के मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हैं। करंट का मैग्नीट्यूड चार्ज को डिफरेंशिएट करने से मिल जाएगा या फिर Q/T करने से मिलेगा। ये क्वेश्चन होगा कि द चार्ज ऑन अ बॉडी इज 50 कूलम बट आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ टाइम, 3 सेकेंड के बाद इट बिकम्स 62 कूलम। फाइंड करंट थ्रू बॉडी। अब ध्यान दीजिए, चार्ज है 50 कूलम पहले, 3 सेकेंड के बाद 62 कूलम हो गया, तो करंट बताइए, जरा बताइए तो ये कौन सी करंट है? निश्चित रूप से ये एवरेज करंट होगी, क्योंकि 3 सेकेंड एक बड़ा इंटरवल है, 3 सेकेंड तो बड़ा टाइम हो गया। तो करंट का फॉर्मूला होगा चार्ज चेंज 62 माइनस 50 बाई टाइम टेकन 3, 12/3, 4 एम्पियर। याद रखिएगा करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो करंट एवरेज हमने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 9th क्लास में 10th क्लास में आप लोगों ने यही पढ़ा है, करंट एवरेज ही पढ़ा है, क्योंकि यहां पे आपने देखा लार्ज इंटरवल है। अब हम लोग इस चीज को थोड़ा सा बदल दें और यहां पर कहने लगे आपसे कि द चार्ज ऑन अ बॉडी इज गिवन एज Q इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 3t। टू टी स्क्वायर माइनस 12t, मान लीजिए ऐसा बोला। चार्ज 2t स्क्वायर माइनस 12t है। ध्यान दीजिए, चार्ज टाइम डिपेंडेंट है, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग चार्ज है, मतलब चार्ज बदल रहा है। तो क्वेश्चन है फाइंड द करंट। यहां पे करंट कितनी है? करंट इन द बॉडी। सबसे पहली बात करंट बताइए। करंट बहुत आसान है, वो भी कब बताइए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे बताइएगा। करंट भी t इक्वल टू 3 सेकेंड पे चाहिए, तो यहां पे तो मैंने एक ही टाइम दिया है, इसलिए आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, आप ये यूज करेंगे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू का है। तो I का फॉर्मूला होगा dq/dt। आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, 4t माइनस 12, ये करंट रहा। अब इसमें अगर कोई कहेगा कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या होगा, तो ये आंसर होगा 4 × 12 माइनस 12, 0 एम्पियर। गौर कीजिएगा, अगर सवाल पूछते कि बताइए फाइंड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस। और याद रखिएगा ये टॉपिक, हमेशा इस बात को ध्यान में दीजिएगा, कोई भी चीज अपना डायरेक्शन तभी बदलती है जब उसका वैल्यू 0 हो। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव में जा रहे हैं, सपोज कीजिए 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से करके बढ़ रहे हैं, तो 10 12 13 आप कभी भी 0 नहीं होंगे, क्योंकि आप बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस साइड बढ़ रहे हैं 4 3 2 1 0, और जब 0 आएगा तो फिर आप माइनस में जा सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा, जब भी कोई चीज अपना साइन बदलती है तो उस समय 0 लाना मस्ट है। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा कि जरा बताइए कब डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज होती है। जब भी करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो वहां पे करंट का वैल्यू 0 होगा ही होगा। तो 0 वाली करंट का यहां पे आपको t इक्वल टू 3 सेकेंड आंसर हो जाएगा। मैं ये कह रहा था ना कि ये भी सवाल पूछते तो आप यही काम करते, करंट को 0 कर दीजिए, 0 करके टाइम निकाल के आंसर दे दीजिए। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि I इक्वल टू dq/dt और ये वाली चीज को कैसे यूज किया जाता है। इसके बाद और एक छोटी सी चीज को ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास चार्ज और टाइम का ग्राफ हो, सॉरी करंट और टाइम का ग्राफ हो, तो करंट और टाइम का ग्राफ हो तो ध्यान दीजिएगा कि इस ग्राफ का जो एरिया है वो चार्ज होगा। ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं क्यों होगा, क्योंकि I बराबर dq/dt होता है। तो dq/dt अगर I होता है तो dq बराबर I dt भी होगा। और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास चार्ज और टाइम का ग्राफ हो, चार्ज और टाइम के ग्राफ का जो स्लोप होगा वो करंट होगा, लेकिन करंट टाइम ग्राफ
के टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया होगा वो चार्ज होगा। यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप करंट होगा, परंतु करंट टाइम ग्राफ का एरिया चार्ज होगा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको कोई भी एक ग्राफ पूछ सकता है और पूछ करके आपको दूसरी चीज बताने को कह सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहां पे कहते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ है इस तरह का, ये इस प्रकार का एक ग्राफ हमें पता चल रहा है, करंट और टाइम के बीच का ग्राफ है। ये 0 0 है, यहां पे 1 है और ये भी 1 है, यहां पे 2 है और यहां पे जाएंगे तो 8 है और इसी तरह से यहां पे 3 है, फिर वो ग्राफ बढ़ते चला जा रहा है। तो एनीवे हमारे पास सिर्फ इतना ही ग्राफ है, ये 1 है, 8 है और इस तरह से दिख रहा है। क्वेश्चन है कि फाइंड चार्ज फ्लोन बिटवीन t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो इस ग्राफ के बारे में मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि 1 से 2 के बीच ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे तब ना चार्ज बनेगा, क्योंकि IT ग्राफ है। ये ग्राफ है क्या आखिर? अगर हम 2-3 वैल्यूज को देखें तो हम यहां पे कह पाते हैं कि 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे 8 है। तो ये कहने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि I बराबर लगता है कि t क्यूब है। ठीक से देख लीजिए, तो I बराबर t क्यूब लगता है साफ साफ कि ये ग्राफ जो है I बराबर t क्यूब का ग्राफ है। तभी तो 0 पे 0 रहा, 1 सेकेंड पे करंट 1 रही और 2 सेकेंड पे 8 रहा, तो I इक्वल टू टी क्यूब का ग्राफ है। अब चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज का फॉर्मूला होगा dq इक्वल टू आई डी टी इंटीग्रेशन। dq का q बनेगा, I का फॉर्मूला होगा टी क्यू डी टी, इंटीग्रेशन मार दीजिए 1 से 2 तक, आपको चार्ज मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? T4/4। मैं समझता हूं कि आप ये समझ रहे होंगे कि ये कैसे हुआ है। Q इज इक्वल टू 4, 16 माइनस 1, 15/4 कूलम आपका आंसर होगा। इस तरह से अगर करंट टाइम ग्राफ होगा तो उसका एरिया चार्ज होगा, और अगर चार्ज टाइम ग्राफ होगा तो उसका स्लोप करंट होगा। आप से चीजों को बना सकते हैं। तो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड को समझा कि अगर करंट है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए। अब आइए हम लोग जरा डायरेक्शन पे गौर कर लेते हैं। डायरेक्शन करंट का किधर होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगी? तो ध्यान दीजिएगा, कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की ओर, पॉजिटिव चार्ज अगर चल रहा है तो उसके मूवमेंट की ओर करंट होगा, लेकिन अगर निगेटिव चार्ज चल रहा है तो निगेटिव चार्ज के उल्टा डायरेक्शन में होगा। अब यहां पे गौर कीजिए, यहां पे घचपच कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। असल में जब करंट फ्लो होती है तो आप 10वीं क्लास से उस कंसेप्ट को जानते हैं कि हमारे जो मैटर हैं उनके अंदर असल में इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं, प्रोटॉन तो बाउंड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन उसका उल्टा लिया जाएगा। लेकिन जो लोग बिगिनर्स होते हैं, जो आपके जैसे छात्र हैं, जो दिमाग लगाते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, वो पूछेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहा है परंतु पॉजिटिव चार्ज तो नहीं जा रहे हैं, फिर आपने कैसे डायरेक्शन किया? ध्यान दीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वर्चुअल पॉजिटिव चार्जेज उल्टे डायरेक्शन में मूव करते हैं। कैसे होता है? ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये कुर्सियां हैं, 4 कुर्सियां हैं हमारे पास, कुर्सी नंबर 1 2 3 4, और उसमें 3 पर आदमी बैठे हैं, चौथी खाली रख दीजिए। अब बोलिए आदमी को इधर शिफ्ट कीजिए। ठीक से ध्यान दीजिएगा, खाली कुर्सी किधर है? यहां है। आदमी किधर है? इधर है। मैं आदमियों को थोड़ा उधर शिफ्ट करता हूं, तो आदमी को अगर मैं यहां शिफ्ट करूं तो ठीक से ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है। आदमी को मैं यहां शिफ्ट करूं तो इसको यहां शिफ्ट कर दूंगा, इसको यहां शिफ्ट कर दूंगा, इसको यहां शिफ्ट कर दूंगा। अब जरा सोच के बताइए कि खाली कुर्सी किधर गई? खाली कुर्सी इधर आई। साफ दिख रहा है कि खाली कुर्सी चली है, जबकि असल में कुर्सी वहीं पर रखी हुई थी। उसी तरह से एटम्स का भी खेल है। इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, परंतु जहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं वो एटम एक पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन दाहिनी साइड चलते हैं तो निश्चित रूप से बाएं साइड वाला जो एटम है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर 10 बार दाहिनी चले, दाहिने साइड में चले, तो जाहिर है कि 10 स्टेप यानी 10
एटम के बाद वाला जो एटम है वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब साफ है कि जिधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके अपोजिट साइड में वर्चुअल पॉजिटिव चार्जेज यानी इलेक्ट्रॉन की कमी से पैदा होने वाली पॉजिटिविटी वो उसके उल्टे डायरेक्शन में बढ़ती है। तो असल में करंट उसी के लिए माना जाता है। याद रखिएगा, करंट पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की ओर होता है, परंतु चूंकि मटेरियल में इलेक्ट्रॉन चलते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के उल्टे डायरेक्शन में करंट चलती है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है, सीधी सी बात है, परंपरागत चीज है, हम लोगों को चाहिए सिर्फ समझनी है। अरे हम लोग आगे बढ़े और जब हम लोगों ने करंट का डिफिनेशन सीख लिया तो करंट के डिफिनेशन को सीखने के बाद अब हमारे पास मौका है और हम लोगों ने यह भी सीखा है कि करंट कब होती है, तो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड से चलती है। सामान्यतः इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे गौर करेंगे। तो करंट जो चलती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से चलती है। तो गौर कीजिए जरा सा, अभी बहुत बेसिक बात यहां पे आपको समझ में आएगी। यहां पर एक कंडक्टर है, फिर से ध्यान दीजिए, यहां पर एक कंडक्टर है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव चार्जेज हैं अंदर में, इलेक्ट्रॉन्स जिनको कह सकते हैं, और करीब करीब उतने ही पॉजिटिव चार्जेज मौजूद हैं। पूरे का पूरा जो कंडक्टर है वो न्यूट्रल है और अंदर में चार्ज है परंतु अंदर में फील्ड नहीं है। यही ना कहना चाहते हैं आप, चार्ज है परंतु फील्ड नहीं है, कंडक्टर एक न्यूट्रल कंडक्टर है रखा हुआ। हम चाहते हैं कि चलने लगे चार्ज, तो जाहिर है कि हम क्या करेंगे, हम यहां पे एक फील्ड लगा देंगे। गौर कीजिए, हमने बाहर से एक फील्ड लगा दिया। जैसे ही फील्ड लगाएंगे क्या होगा, आपने देखा फील्ड इधर लगा है तो फील्ड उधर होने से क्या होगा, आप जानते हैं कि क्या होगा, थोड़ी देर के बाद सिर्फ 10⁻⁻6 सेकेंड के अंदर, उतने ही देर के अंदर सारे माइनस चार्ज यहां चले जाएंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज यहां चले जाएंगे और बीच में ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके इंड्यूस्ड फील्ड से बैलेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा और फिर कंडक्शन रुक जाएगा। आपने क्या देखा कि जैसे ही आपने कंडक्टर को फील्ड में रखा, 10⁻⁻ सेकेंड यानी पलक झपकाते ही ये स्थिति आ गई, चार्जों को जो चलना था, देखिए ध्यान दीजिए, इतने सेकेंड तक चार्ज चले हैं, ये निगेटिव चार्ज इतने सेकेंड तक चला है, चल के वहां पर पहुंच गया और पहुंचने के बाद वो बंद हो गए। यानी करंट मोमेंटरीली बहती है, बहुत थोड़े समय के लिए करंट बह के फिर अपने को बंद कर लेती है। यानी कि करंट है परंतु स्टीडी नहीं हुई, हमारे काम की करंट नहीं बनी। हमारे काम की करंट कब बनेगी, जब हम कोई ऐसा इंतजाम लगाएं कि ये निगेटिव चार्ज यहां आके जमा ना हो। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे दो फील्ड हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बाहरी फील्ड है और यहां पर एक इंड्यूस्ड फील्ड बना है। गौर कीजिएगा, तो आप सोच के मुझे बताइए, सॉरी इंड्यूस्ड फील्ड इधर की ओर, सोच के मुझे बताइए, अगर आप करंट के फ्लो को समझना चाहते हैं तो गौर कीजिए, कौन सा फील्ड करंट को चला रहा था, ये वाला फील्ड करंट को चलाने में मदद कर रहा था। कौन सा फील्ड रोक रहा था, ये वाला फील्ड रोक रहा था। जो इंड्यूस्ड फील्ड डेवलप हुआ है वो करंट को फ्लो होने से रोक रहा था। अगर हम लोग इस इंड्यूस्ड फील्ड को यहां से हटा दें, अगर हम लोग इस इंड्यूस्ड फील्ड को यहां से हटा दें तो ये फील्ड बचेगा और ये चालू रहेगा। लेकिन अब इस फील्ड को हम कैसे हटाएं, तो ध्यान दीजिए कि इस फील्ड को बनाने वाले ये चार्जेज हैं। इन चार्जेज को अगर हम इस जगह से हटा दें तो ये फील्ड हट जाएगा और जब ये फील्ड हट जाएगा तो फिर करंट चालू हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि ये इंड्यूस्ड फील्ड को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहां पर एक डिवाइस लगानी पड़ेगी। यहां पर कोई एक डिवाइस है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें एक डिवाइस लगानी पड़ेगी जो डिवाइस इन चार्जेज को वापस अपनी ओर ले ले। ये जो डिवाइस है जो चार्जों को वहां जमा नहीं होने देती है, उनको अपने अंदर ले आती है और तब उनको चलने के लिए बाध्य करती है, इस प्रकार के डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी चीज है जो करंट को स्टीडी चलाने में मदद करती है। नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डालने से भी तो थोड़ी देर के लिए करंट चला ही, आधे घंटे तक नहीं चलेगा, पलक झपकते ही करंट गायब हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस है जो आपको यहां लगानी होगी। जब समय आएगा तो हम लोग इलेक्ट्रिक सेल को पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग ये मान के चल लेते हैं कि डिवाइस जो है ये इस एंड और इस एंड के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस भी पैदा करती है, और पैदा ही नहीं करती है, उसको मेंटेन करती है।
तो ये जो डिवाइस है यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी मेंटेन करेगी। तो जब दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेंटेन होगा, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये मेंटेन करेगी। और जब तक ये मेंटेन रहेगा तब तक चलता रहेगा, करंट चलता रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो फटाक से कंडक्टर उस फील्ड को कैंसिल कर देगा। लेकिन अगर उस कंडक्टर को आपने इस सेल से जोड़ा हुआ है तो सेल उस फील्ड को कैंसिल होने से बचा लेती है, सेल उसको कंटिन्यू कर देती है और वो फील्ड बना रहता है और चार्ज का फ्लो होता रहता है। अब ये फ्लो कैसे होगा उसके बारे में डिटेल बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। फिलहाल जो जानकारी है हमने आपके सामने रख दी। तो अभी हम लोग जरा देखें ओवरऑल कि चार्ज के फ्लो के लिए अब आप समझ गए कि एक सेल जरूरी है या कोई भी एक फैक्टर जरूरी है। असल में वो सेल होना जरूरी नहीं है, एक कोई भी फैक्टर जरूरी है, कोई भी डिवाइस जरूरी है जो चार्जेज को खींच, जो जमा हुए चार्जेज है उनको खींच के एक ओर लाए और उसको दूसरी ओर भेजे। इस तरह से जबरदस्ती खींच के लाने वाली एक डिवाइस जरूरी है। इस प्रकार की डिवाइस को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह सकते हैं। ये सेल भी हो सकता है, ये कोई सूरज की रोशनी से चलने वाला कोई सोलर सेल भी हो सकता है, ये कोई बैटरी जैसी कोई चीज हो सकती है, केमिकली हो सकती है। बहुत तरीके हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के, बहुत एग्जाम्पल हैं। तो किसी भी तरीके से आप उन जो चार्जेज वहां जमा हो गए हैं उनको हटा दीजिए वहां से और वहां मत जमा होने दीजिए, बस यही काम है। जैसे कैसे झाड़ू लगाते हैं हम लोग, जैसे ही झाड़ू लगाते हैं फिर से गंदा हो जाता है। तो अगर कॉन्स्टेंटली आप झाड़ू लगाते रहें ताकि जो गंदगी जमा हो गई है वो साफ होती रहे तो आपका घर साफ बना रहेगा। उसी तरह से चार्ज इंड्यूस्ड जो है उसको हटाते रहिए, वहां से गंदगी साफ करते रहिए, आपका जो करंट है वो चलता रहेगा। यानी एक बहुत मार्के की मैंने बात कही, अभी आप ध्यान देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने आपको समझाया था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब आप जोड़ लीजिए, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, जब चार्जेज का मोशन नहीं रहता है वहां पे, जब चार्ज एक जगह पे फ्रीज रहते हैं तो उस समय में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। जब चार्जेज का मोशन होता है तब फील्ड होता है, जरूरी है फील्ड। इसका मतलब है कि वो वाला जो कंसेप्ट था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट था। करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर का यही कंसेप्ट है कि मेटल के अंदर फील्ड रहेगा और ये फील्ड करंट को फ्लो करने के लिए मदद करेगा। तो हम लोग यहाँ पे फील्ड रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्शन को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर करंट बह रही है, चार्जेज मूवमेंट में है तो फील्ड रहेगा। जैसे ही मूवमेंट बंद हो जाएगा इसका मतलब फील्ड नहीं है। तो एनीवे हम लोग जो अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं उसको हम कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ द करंट फ्लो। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सुंदर टॉपिक है और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट तो यहाँ पे है ही। तो मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो में ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग कंडक्टर के थ्रू बात करेंगे। एक कंडक्टर के अंदर ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के स्ट्रक्चर को समझिए। सबसे पहले कोई भी कंडक्टर के अंदर होते हैं एटॉमिक मासेस होते हैं, यहाँ अंदर में लैटिस पॉइंट्स होते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, और इसमें चार्जेज बने रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे लूज चार्ज रहते हैं कि वो एक लैटिस से दूसरे लैटिस पे, एक एटम से दूसरे एटम पे दौड़ते भागते रहते हैं। तो कहता है कि एक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पे मैंने एटम्स को नहीं दिखाया है, जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मूव करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव हियर एंड देयर एंड कोलाइड विथ अदर्स। एक दूसरे से कोलाइड करते हैं एंड लैटिस से भी कोलाइड करते हैं। माने ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉन से ही कोलाइड करता है, जो वहां लैटिस है, जो जगह है वहां पे जहां पे पॉजिटिव एटम बैठा है वहां पे भी जाके कोलाइड करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे कोलाइड करते हैं और वो मूवमेंट बहुत रैंडम होता है। और रैंडम इतना होता है मूवमेंट, गौर कीजिएगा, इतना रैंडम मूवमेंट होता है कि किसी भी एक मोमेंट पर, यहां मैं लिख रहा हूं एट अ मोमेंट टी, किसी भी मोमेंट पर एट अ मोमेंट टी अगर सारे इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी को वेक्टर सम करें तो आपको 0 मिलेगा। मतलब रैंडम है, वो एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, वो इतने रैंडम है, वो इतने सभी डायरेक्शंस में चल रहे हैं कि किसी भी एक मोमेंट पे अगर सारे इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी को हम वेक्टर सम कर दें तो एट अ मोमेंट टी टोटल वेलोसिटी का सम 0 आएगा।
रैंडमनेस का लिमिट है ये। उसी तरह से यहां पे और भी कह सकते हैं, मोमेंट को हटा दीजिए, लेट्स गिव अ टाइम इंटरवल, थोड़ा टाइम इंटरवल दीजिए। होता यूं है कि अभी तो हमने मोमेंट पे बात कर ली कि एक मोमेंट पे क्या होगा भाई, तो उस मोमेंट पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है उस सबकी जो वेलोसिटी है सब वेक्टर सम जीरो। लेकिन मान लीजिए आपने इंटरवल दिया है, अब मुझे ड्यूरिंग T1 एंड T2 कोई इंटरवल आपने लिया है, ध्यान दीजिए 10 मिनट, 5 मिनट, 1 सेकेंड, उस एक इंटरवल के दौरान इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गौर कीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन पे ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन पे गौर कीजिए। क्या हो रहा है कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 कोलाइड करते हुए मान लीजिए यहां गया। तो ठीक से ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर कोलाइड करके फाइनली इस टाइम इंटरवल में एक इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो गया इतना। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से चालू करके ऐसे 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 आया, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो गया इतना। तीसरे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो गया कुछ और, चौथे इलेक्ट्रॉन का कुछ और, पांचवें का कुछ और, छठे का कुछ और, वहां करोड़ों हैं। तो एक दिए गए टाइम इंटरवल में अगर हम सारे इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को सम करें, माने इस वेक्टर को, इस वेक्टर को, उस वेक्टर को, सारे इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट को सम करें तो जीरो मिलता है। द डिस्प्लेसमेंट सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स। गौर कर लीजिएगा, इतना रैंडम है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन जरूर यहां से वहां जाता होगा। मेरे पास ये कहने का कोई साधन नहीं है, कोई मैथमेटिकल नहीं तरीका है जिससे मैं कह दूं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह वापस लौटा है। नहीं, हर इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत डिस्प्लेस होता है, कोई दाएं गया, कोई बाएं गया, कोई उधर गया, कोई उधर गया, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स का सम जीरो होगा। तो इतना रैंडम ये पोजीशन है। तो ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर में दो प्रकार का मोशन अब आपको मिला। पहला तो ये जो चलने वाला मोशन है, जैसे यहां से यहां आए, यहां से यहां आए, यहां से यहां गए, वो जो मोशन है इसको हम लोग थर्मल मोशन कहते हैं। माने इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट असल में थर्मल मोशन। थर्मल मोशन अच्छा खासा होता है, वो 10⁶ मीटर पर सेकंड के आसपास होता है, बहुत तेज चलते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन थर्मल मोशन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन टकरा के फाइनली तो उधर ही बैठे रहते हैं, थोड़ा ही चलते हैं वो असल में। और एक इलेक्ट्रॉन तो थोड़ा सा चलेगा भी, करंट तो सारे इलेक्ट्रॉनों के लिए होती है। तो ओवरऑल अगर सारे इलेक्ट्रॉनों को देखें तो घुमा फिरा के उन सबों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो मिलता है। का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया अगर आप चुन लें, ध्यान दीजिएगा यहां पे एक इलेक्ट्रॉन के चलने से नहीं कुछ होगा ना, सारे इलेक्ट्रॉनों को देखना पड़ेगा। तो एक सेकंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन इधर गए, करीब करीब उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर भी आ जाते हैं, इसलिए ओवरऑल चार्ज का फ्लो नहीं हो पाता है। तो गौर कीजिएगा, थर्मल मोशन अलग चीज है और इलेक्ट्रॉनों का नेट फ्लो मतलब है कि एक सेकंड में यहां से यहां ओवरऑल कितना चार्ज फ्लो किया है। इस जो ये वाला जो पार्ट है, इस डिस्टेंस बटे टाइम को आप कह सकते हैं एक दूसरी वेलोसिटी मिलेगी, उसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब हुआ, इमेजिन कर लीजिए करोड़ों इलेक्ट्रॉनों को, गौर कीजिए, करोड़ों इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट का एवरेज कीजिए, टाइम से भाग लगाइए, करोड़ों इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट को जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD भी जीरो आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन इतने रैंडम है कि ड्रिफ्ट ही नहीं होते। और याद रखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू जीरो होता है एक कंडक्टर में। तो मेरा यह पर्पस है कि आप उन कंसेप्टों को समझ लें। और ध्यान दीजिए, मैंने एक बात और कही आपको, इलेक्ट्रॉन जाते हैं टकराते हैं, तो कितने सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन जाके टकरा जाता है ये बात तो तय नहीं है। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहले ही टकरा जाए, हो सकता है कि एक कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन करने में बहुत टाइम लगे। तो इलेक्ट्रॉन के दो कोलिजन के बीच का टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ध्यान दीजिएगा, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो तो कांस्टेंट नहीं हुआ, क्योंकि कभी कोई कोलिजन जल्दी हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन कोई बाद में हो सकता है। तो रिलैक्सेशन टाइम एक एवरेज है। ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन को, गौर कीजिए,
एक इलेक्ट्रॉन के बहुत से कोलिजन करने दीजिए और उसमें टाइम गिनिए। उस पूरे कोलिजन पे टाइम से भाग लगा के पता कीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन का एवरेज दो कोलिजन के बीच कितना टाइम लेता है। एक इलेक्ट्रॉन का निकला, इसके बाद सारे इलेक्ट्रॉनों का निकाल के एवरेज कीजिए, माने 2 बार एवरेज कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन का एवरेज किया आपने, कई कोलिजन करने के बाद टाइम लिया और उसमें नंबर ऑफ कोलिजन से टाइम का भाग लगाया, फिर इस तरह से करके आपने टाइम निकला और उसके बाद सारे इलेक्ट्रॉनों का निकाल के तब एवरेज किया आपने। तो रिलैक्सेशन टाइम एक एवरेज टाइम होता है। याद रखिएगा यहां सारी चीजें एवरेज हैं, गौर कीजिएगा, कोई भी चीज बिना एवरेज की नहीं है, क्योंकि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को वैल्यू नहीं देते। ये करंट एक कंबाइंड एफर्ट है। एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरा मास क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की भीड़ क्या करती है, उससे मतलब रहते हैं। तो आपने थर्मल मोशन को देखा, फिर आपने ये भी देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 होती है ऑलमोस्ट, और आपने फिर रिलैक्सेशन टाइम को समझा कि ये एवरेज होता है। किताब को देखेंगे तो आपको उसमें मिलेगा कि डिफिनीशन कैसे लिखा जाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए यहां इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और यहां पे मैंने कई बार ये सवाल पूछे हुए देखे हैं कि अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो फिर क्यों नहीं करंट लग जाता है छूते ही, और इतना ज्यादा मोशन है। तो उसका जवाब यह है कि इलेक्ट्रॉन ठीक है कि मोशन में है, परंतु किसी दिए गए टाइम में जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर भी जाते हैं। तो टोटल चार्ज का फ्लो 0 है, इसलिए करंट ओवरऑल नहीं बनती है और इसलिए मेटल्स को छूने से करंट नहीं लगती है। करंट तब बनेगी जब ओवरऑल नेट फ्लो होगा। जब इमेजिन कीजिए कि मेला लगा हुआ रहता है, तो जब मेला अपने पूरे शबाब पर है तो कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, लोग बाग पूरा चलते हैं, लेकिन ओवरऑल लोगों का फ्लो उस मेला एरिया में ही रहता है और बाहर भीतर कोई आता जाता नहीं है। इसलिए ऐसा ही होता है इस केस के अंदर, इलेक्ट्रॉन चलते हैं बट ओवरऑल इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो मूवमेंट उनके अंदर नहीं है, जितना इधर जाते हैं उतना ही उधर जाते हैं। मान लीजिए मेले के अंदर हमने एक चाट का काउंटर लगा दिया, उधर कोने में चाट फ्री है। अब जैसे ही चाट का काउंटर लगेगा, क्या अब भी आप कह सकते हैं कि ये मोशन रैंडम रहेगा? नहीं, अभी भी मेले में लोग रैंडम मोशन में हैं, परंतु लोग जैसे ही मेरी चाट का काउंटर देखेंगे कि वहां तो फ्री चाट मिल रही है, चलो, तो लोग खरीदारी करेंगे, दाएं घूमेंगे, बाएं घूमेंगे, वो करते हुए फाइनली इधर भी बढ़ते जाएंगे। यानी कि अब रैंडमनेस के अलावा भी एक और ड्रिफ्ट होगा। मतलब जब चार्ट का काउंटर खुल जाएगा ना, तो आप पाएंगे कि स्टिल पीपल आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, बट आप पाएंगे कि चार्ट के काउंटर के बगल में एक एरिया है जिसमें लोगों का फ्लो चार्ट के काउंटर की ओर ज्यादा है, उस काउंटर से दूर वाला फ्लो जो है जीरो नहीं रहेगा। मतलब कहने का मतलब है कि फ्लो एक तरफ नेट फ्लो पैदा हो जाएगा, दूसरी तरफ वाला फ्लो कमजोर पड़ जाएगा, तो जीरो फ्लो नहीं होगा। यही चीज यहां पे आपको डेवलप करनी है। जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में है तो उनकी रैंडमनेस को कम करने का क्या तरीका है, उसको रैंडमनेस का कम करने का तरीका है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दीजिए। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, अब गौर कीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप एक बैटरी से अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर एक बैटरी लेके जोड़ दीजिए। इस बैटरी को यहां पे जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या होगा कि बैटरी को जोड़ देने से इस जगह पे क्या होगा कि यहाँ पर इन दोनों पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। यानी ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के आ जाने से सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ पड़ेंगे एक डायरेक्शन में? नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ नहीं पड़ेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली तब भी चल रहे हैं और अब भी चल रहे हैं, परंतु एक खास एरिया से पहले क्या था कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर पास हो रहे हैं उतने इधर पास हो रहे हैं, लेकिन फील्ड के आने से आपको इलेक्ट्रॉनों के फील्ड के अलोंग चलने की संख्या में काफी वृद्धि हो जाएगी। माने काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे और थोड़े कम इधर फ्लो करेंगे। जीरो नहीं, इधर भी फ्लो करेंगे, इधर भी फ्लो करेंगे, बट अब नेट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और नेट फ्लो इस फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में होगा। तो वो जो नेट फ्लो हुआ है असल में करंट को वही कंस्टिट्यूट करता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ध्यान दीजिएगा रैंडमनेस के अलावा देयर इज नेट फ्लो ऑफ चार्ज।
इन एनी क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन से अब नेट फ्लो पैदा हो गया। अभी भी इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी भी यहां पर इलेक्ट्रॉन चलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इधर 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 गया, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनों के टोटल डिस्प्लेसमेंट को जब आप वेक्टर सम करेंगे ना, तो वो जीरो नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉनों के इधर आने का डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया है, उधर जाने का डिस्प्लेसमेंट घट गया है, इसलिए अब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, यानी कि अब आपको नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि अब इलेक्ट्रॉनों के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। पहले नहीं थी एवरेज वेलोसिटी, अब है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले क्या था कि 100 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, 100 उधर जा रहे हैं। अब है कि 100 इधर आ रहे हैं और 10 उधर जा रहे हैं, तो 90 का फ्लो है ना, वही 90 का जो फ्लो है, जो ड्रिफ्ट है ना, वही ड्रिफ्ट करंट को कंस्टिट्यूट करता है। गौर कीजिएगा, चीजें कंसेप्चुअल हैं, उनको आप एक बार और किताब से मेरा रिक्वेस्ट है, एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, इस चीज को आप एक बार देख सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगी। और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी फ्रेंड्स, आपको मालूम है क्या कितना तो होता है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो इलेक्ट्रॉनों के अंदर दो प्रकार की वेलोसिटी होगी, एक तो इलेक्ट्रॉनों का मोशन और एक है ड्रिफ्ट का मोशन। गंगा नदी के पानी का कैसा मोशन है? एक तो वाटर मॉलिक्यूल का मोशन है, जो वाटर इधर जा रहा है उधर जा रहा है कहीं भी जा रहा है, वाटर का मोशन अलग है, वाटर रैंडम मोशन में। लेकिन गंगा नदी का फ्लो किधर है? हिमालय से लेके बंगाल के बे ऑफ बंगाल तक है। तो एक फ्लो है गंगा का ओवरऑल फ्लो और एक है वाटर के मॉलिक्यूल्स का फ्लो। उसी तरह से यहां भी है, एक है इलेक्ट्रॉनों का फ्लो, नॉर्मल थर्मल मोशन इधर उधर, और एक है इलेक्ट्रॉनों की भीड़ का फ्लो, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट। करंट इज ड्यू टू ड्रिफ्ट। गौर कीजिएगा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है भैया फ्यू mm पर सेकेंड, बहुत कम होती है, बहुत कम। उतनी कम वेलोसिटी में आपको करंट मिलती है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये मत बोलिएगा कि सर इस mm पर सेकेंड से सर इतनी तेज करंट कैसे चलती है। नहीं, वो करंट इसलिए तेज चलती है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, सैकड़ों किलोमीटर में एक साथ बन जाती है, और जो जहां है इलेक्ट्रॉन वहीं पे चल पड़ता है, इसीलिए आपको लगता है कि वो जल्दी से पहुंच गया। असल में ये वाला इलेक्ट्रॉन को यहां पर पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, उसकी जरूरत ही नहीं है। जैसे आप याद होगा भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, वो एक साथ पूरे देश में शुरू हो गया था। जो जहां था उसी ने अंग्रेजों को भगाना शुरू कर दिया था। तो इस मामले में भी यही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी दूर तक होता है वहां के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ड्रिफ्ट होना शुरू कर देते हैं और आपको ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाती है। इस चीज के बारे में डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए, हम लोगों ने देखा, इसको थियोरिटिकली देखा कि क्या होता है कि जब फील्ड अप्लाई करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो से बढ़ करके कुछ हो जाता है, वीडी हो जाता है, और उसी से इलेक्ट्रॉनों का ड्रिफ्ट शुरू हो जाता है और करंट शुरू हो जाती है। तो आइए हम लोग जरा मैथमेटिकल हो लें, यहाँ पर मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब यहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, गौर कीजिएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां पे लगाया, तो ध्यान दीजिए कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर Cn इलेक्ट्रॉन, आप एक इलेक्ट्रॉन पे गौर कीजिए, बताइए कि उस पर कितना फोर्स लगा। तो फोर्स होगा E। मैं डायरेक्शन पर बात नहीं कर रहा, मैं चाहता तो माइनस दे सकता था यहाँ पे, लेकिन उसको भूल जाइए। अगर आपको मन है तो यहाँ पे माइनस लेके बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा E, तो एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होगा E/m, कह सकते हैं आप। अब ध्यान दीजिएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां टकराया और यहां टकराने के बाद फिर यहां टकराया, तो इस दौरान इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां के बीच में आया, तो ध्यान दीजिए कि हम कह सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट जो एक्सेलरेशन है वो इस फील्ड का उल्टा हुआ होगा, और उस एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके टकराया होगा। लेकिन टकरा गया, टकराने के बाद ऑलमोस्ट सारी वेलोसिटी खत्म हो जाती है और फिर वो दूसरे डायरेक्शन में चल पड़ता है। तो कम से कम इतनी देर तक, कम से कम इन दोनों कोलिजन्स के बीच में जिनका एवरेज टाइम टो है, इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेशन कर गया। इसीलिए ऐसे मामले में हम कह सकते हैं कि Vd होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी u + at। तो u रहा 0 और a आपका मालूम है E/m, और t यानी रिलैक्सेशन टाइम, जिसको एवरेज हम बोलते हैं टो। तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली है। ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिकली उतना ज्यादा इस पे खोजिएगा मत, बिकॉज करंट इज कंस्टिट्यूटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग एक इलेक्ट्रॉन पे डिस्कस कर रहे हैं। किसी किसी किताब में ये कहा गया है
कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये एक एवरेज वेलोसिटी है, इसलिए उसमें कहा गया है ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन 2 में ये कहा गया है कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो होता है इस यहां से यहां के बीच होता है हाफ ई बाई एम टो स्क्वायर, और जब इस डिस्प्लेसमेंट में आप टाइम से भाग लगाते हैं तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है एवरेज वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई बाई 2m इंटू टो। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ किताबें ये एक्सप्रेशन देती हैं, कुछ किताबें ये एक्सप्रेशन देती हैं, आपको उसके विवाद में नहीं जाना है। दोनों ही टॉपिक्स पर पेपर्स हैं, दोनों ही अलग अलग ठीक हैं, दोनों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उतनी छोटी चीजों पे हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। यहां भी वही ऑर्डर है, यहां भी वही ऑर्डर, आप देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में जो है मेरी सलाह है कि वही आप फॉलो करें। मैंने आपको दोनों बता दिया, आप VD डायरेक्ट निकाल सकते हैं या आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करके भी निकाल सकते हैं, हमारी ओर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जनरली सारे टीचर्स दोनों को ही वेलकम करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं और उसको लेके चलता हूं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी आई ई बाई एम इंटू टो। ध्यान दीजिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, साफ पता चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो होगी, इसलिए किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो वहां पर जीरो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे आइए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल ली। यानी इसी वेलोसिटी से क्या इलेक्ट्रॉन चलते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स इस वेलोसिटी से नहीं चलते हैं। इलेक्ट्रॉनों की भीड़, चार्ज का फ्लो का ये वेलोसिटी है। इलेक्ट्रॉन थर्मल मोशन से चलते हैं, वो इधर उधर चलते हैं, उससे करंट नहीं बनता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर भी जाते हैं इधर भी जाते हैं, तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन से करंट नहीं बनता। इलेक्ट्रॉनों की असेंबली इस वेलोसिटी से शिफ्ट होती है। तो आइए हम बात करते हैं, जरा इस जगह पे ध्यान दीजिए, बहुत बहुत आसान है और आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इस जगह पे ध्यान दीजिए जरा, इस छोटे से हिस्से पे जहां पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ये डिस्प्लेसमेंट dx है दोनों के बीच में, और नंबर डेंसिटी n है। नंबर डेंसिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n है। तो आपसे कोई कहेगा कि हाउ मच चार्ज इज देयर इन दैट, तो हाउ मच चार्ज इज देयर इन दिस पोर्शन ऑफ दिस कंडक्टर, तो चार्ज इन कंडक्टर कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आप नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ले लीजिए, इसमें वॉल्यूम से गुना कर दीजिए। अब ये आपको क्या मिल गया? टोटल नंबर ऑफ चार्ज मिल गया, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज की संख्या मिल गई। इतने चार्ज की संख्या है, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, यानी नंबर ऑफ चार्ज मिला इनटू इलेक्ट्रिक चार्ज से गुना कर देंगे तो ये आपको चार्ज इन द कंडक्टर मिल गया। इस एरिया में उतना ही चार्ज है। अब जब चार्ज मिल गया तो जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप जानते हैं कि dq बाई dt आई होगा, क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें से बहने वाला करंट मिलेगा। तो जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा NEA, और ये dx बाई dt जो बचेगा उसको क्या लिखेंगे आप? NEA। ये dx बाई dt क्या होगा? वेलोसिटी होगी। कौन सी वेलोसिटी होगी? थर्मल या ड्रिफ्ट। तो थर्मल कैसे हो जाएगी? थर्मल वेलोसिटी कहीं भी होती है, उसमें dx का तो कंसेप्ट ही नहीं है। ये तो dx साफ कह रहा है कि उस डायरेक्शन में, इसलिए यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो आपने देखा करंट होती है NEA VD। अब जब करंट इतनी है तो यहां पे VD का वैल्यू लिख देते हैं। करंट का वैल्यू हुआ NEA, अब VD के बाद बदले में गुना कर दें EE बाई M टो, इसलिए आप लिख सकते हैं NE स्क्वायर टो बाई M E। और ये जो करंट है इसमें आप एरिया से भाग लगा सकते हैं इंटू ए। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे करंट का हमने वैल्यू लिख दिया। ध्यान दीजिए कि जब करंट बहती है, अब कंसेप्ट को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएं, जब करंट बहती है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो यहां पे करंट और क्रॉस सेक्शन एरिया में कह सकते हैं आपकी करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया को हम करंट डेंसिटी कहते हैं, उसका वैल्यू होता है J। ये एक वेक्टर है। अब ये आप समझ लीजिए करंट डेंसिटी क्या है। करंट डेंसिटी एक क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी एक क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी है कि अगर उस क्वांटिटी को किसी छोटे एरिया से डॉट प्रोडक्ट कर दें तो
इंटीग्रेट करने के बाद करंट मिलेगी, इसलिए करंट बराबर होगा J.ds इंटीग्रेशन। तो याद रखिएगा, आपको मैंने पढ़ाया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस इंटीग्रल को कहते हैं फ्लक्स। ध्यान दीजिएगा, करंट डेंसिटी के सरफेस इंटीग्रल को कहते हैं करंट। तो ओवरऑल लंपसम में आप मान के चल सकते हैं कि I/A कीजिएगा तो J मिलेगा। ये बहुत टाइम पास फॉर्मूला है, ये नहीं चलेगा, कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल इससे बन जाएगा ना, तो I = J.ds का इंटीग्रेशन होगा। तो करंट डेंसिटी जो होती है करंट बाई एरिया होती है, इसको हम लोग J कहते हैं। तो J इज करंट डेंसिटी। अगर आपसे कोई पूछे कि J कितना होगा बताइए, तो यहां पे देखिए A इधर आएगा, A को इधर लाइएगा तो करंट डेंसिटी बन जाएगी, वहां पर बनेगा Ne² τ बाई m इंटू E। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे आप J यानी करंट डेंसिटी एक वेक्टर है और यहां भी एक वेक्टर है। तो इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी। आइए हम लोग लिख दें इसको। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है और बहुत सारी चीजें खुलती हैं। असल में ये चैप्टर उस चीज से ही पैदा होता है। सो Ne² τ बाई m को हम कहते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम कह सकते हैं सिग्मा। इसका टर्म क्या है? सिग्मा। सो हम लिख सकते हैं J = सिग्मा E। इसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टरों को रिलेट करता है, दो वेक्टर्स को रिलेट करता है। इसको हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं। यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही करंट डेंसिटी होगी। J = सिग्मा E। अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा एक्सप्रेशन और है, मैं क्लास को यहां पे रोक दूंगा और तब दूसरा वीडियो बनेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। मेरा प्लान यही था कि मैं उसको एक ही वीडियो में कर दूंगा, लेकिन चीजें बढ़ जाती हैं, मैं क्या करूं इसमें। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आराम से पढ़ेंगे। तो J = सिग्मा E आया, इसको वेक्टर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ कहेंगे। अब जरा फिर से यहां पे लिखिए, आपने पढ़ा था I/A = Ne² τ बाई me। आपने पढ़ा था ना, आपने पढ़ा था ना इसको, अभी अभी थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था। आप इलेक्ट्रिक फील्ड को V/L कह सकते हैं ना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बाई L यानी लेंथ। अब ये पूरे स्केलर होगा, ठीक से देख लीजिए। वो J वेक्टर को मैंने I/A लिख दिया, करंट बाई एरिया, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको भी मैंने स्केलर बना दिया। अब इसमें V को चेक कीजिए, आप लिख सकते हैं V = L ऊपर जाएगा, A इधर आएगा, L ऊपर A नीचे, I, और यहां पे लिखेंगे m/Ne² τ। अब गौर कीजिए, V = I this L/A। अब इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो छोटा सा पोर्शन है ये क्या है? ये तो इसका उल्टा है, कंडक्टिविटी का उल्टा है, यानी जरूर से जरूर वो रेसिस्टिविटी है। कंडक्टिविटी का उल्टा है यानी रेसिस्टिविटी है। तो यहां पे ध्यान दीजिए कि रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला V = आया I। रेसिस्टिविटी को देखिए, कंडक्टिविटी को ऐसे लिखते हैं, रेसिस्टिविटी को ऐसे लिखते हैं, उसको कहते हैं रो L/A। इसका नाम क्या है? रेसिस्टिविटी रो। अब रो L/A, अब ध्यान दीजिएगा, कंडक्टिविटी हो या रेसिस्टिविटी हो, सिग्मा का फॉर्मूला है Ne² τ बाई m। कंडक्टिविटी का रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है m/Ne² τ। इन दोनों पे ध्यान दीजिए, ये जो कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी है ये तो कांस्टेंट लग रही हैं। क्यों? नंबर डेंसिटी ऑफ मेटल आप चेंज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप बदल नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन का मास आप बदल नहीं सकते, तो आप तो कुछ बदल ही नहीं सकते। सिर्फ ये जो पॉइंट है आप इसको चेंज कर सकते हैं। टो यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। ध्यान दीजिएगा कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ जाने की वजह से जल्दी जल्दी कोलाइड होता है। जैसे मेले के अंदर अगर लोग चल रहे हों और 1 सेकंड में 10 लोग टकरा रहे हों, तो दौड़ने लगेंगे अगर सारे लोग, तो 1 ही सेकंड में टकराने लगेंगे 100 लोग। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो टक्कर बढ़ जाएगी, और बढ़ जाने की वजह से टो घट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर बढ़ने से टाइम ऑफ कोलिजन घट जाता है। तो यहां पे बहुत मार्के की बात है कि टेम्परेचर बढ़ने से टो घटेगा। सो टेम्परेचर के बढ़ने से
क्या होगा, सिग्मा यानी कंडक्टिविटी घटेगी और रेसिस्टिविटी बढ़ेगी। ये बात गौर कर लीजिएगा। रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड है, आपके बस में नहीं है उसको चेंज करना। आप सिर्फ टेम्परेचर चेंज करके इसको थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड है। आप वही कर सकते हैं, मटेरियल आप बदल नहीं सकते बीच में। तो इस तरह से आपने देखा टेम्परेचर को बढ़ाने से कंडक्टिविटी घटती है, रेसिस्टिविटी बढ़ती है। चलिए यहां पे आइए। तो यहां पे जो रो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये जो L और A है ये तो साइज डिपेंडेंट है, लेंथ, एरिया। तो इसलिए रो L बाई A ये जो पूरा है, ये जो पार्ट है, ये टेम्परेचर एंड साइज डिपेंडेंट है। इसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस। पूरे रो बाई A को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस, जहां पे R क्या है, रो L बाई A। ध्यान दीजिएगा, रो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, परंतु रेसिस्टेंस टेम्परेचर, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया तीनों पे डिपेंड है। ये जो फॉर्म आया है इसको हम कहते हैं, चूंकि ये बिल्कुल वैसा ही है, इसको हम कहते हैं स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसको हम स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहते हैं। तो चलिए, चूंकि हम लोगों ने डेरिवेशन को देख लिया, मैं इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूं। आपको भी रिवीजन करने का वक्त चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो डेरिवेशन आपको दिख रहा है इसको आप एक बार रिवीजन कर लें, एक बार फिर से वीडियो को देखें। कंसेप्चुअल टॉपिक है और याद रखिएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही सुंदर टॉपिक है, बहुत एंजॉय करेंगे आप। खाली प्रैक्टिस पे ध्यान रखिएगा। फिर से जब मिलें तब तक के लिए हम लोग थैंक यू आपको।